रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस एपिसोड 14। मन्नत अभी भी हॉल में बैठी हुई थी और अब धीरे धीरे करके सारी लेडीज नीचे आ रही थी, पर तानिया अभी तक नीचे नहीं आई थी। तभी अचानक से मन्नत को ऊपर से आवाज आई और जब मन्नत ने ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा तब उसे उसकी मम्मा फोन पर किसी से बातें करते हुए दिखी। वो अब हंस रही थी, इसका मतलब वो एक तो मान से बात कर रही थी या फिर उसके होने वाले दामाद आश्व से। मन्नत को तानिया को ऐसे खुश देखकर अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे अब वो करना था जो उसने कभी अपनी लाइफ में भी नहीं सोचा था। उसे उसकी मम्मा की जान लेनी थी, वो भी अपने खुद के हाथों से, और ये सोचते हुए ही उसकी रूह कांप रही थी। पर बदकिस्मती से उसे ये करना था, उसे उसके परिवार की जान बचाने के लिए ये करना ही था। तानिया नीचे आई तब मन्नत में वहां से चुपचाप एक चाकू उठाया जो वहां मौजूद फ्रूट बास्केट में रखा हुआ था। मन्नत ने वो चाकू धीरे से अपने ड्रेस में छुपा लिया और वो तानिया की तरफ आई। मन्नत को देखते ही तानिया ने फोन रख दिया और मन्नत की तरफ बढ़ते हुए उससे बोली, माय बेबी। उसकी आवाज सुनकर मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर सब परेशान हुए और तानिया ने झट से उसे हक कर लिया। तानिया घबरा गई और उसने अपनी चिंता भरी आवाज में मन्नत से पूछा, क्या हुआ परी? आप रो क्यों रहे हो बेटा? इस पर मन्नत अपनी मम्मा को हक करते हुए उसके कान में बोली, आई एम सॉरी मम्मा, पर मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो यहाँ सबकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं चाहकर भी ये नहीं रोक सकती। अब मन्नत ने उन लेडीज की तरफ देखा और बोली, आई एम सॉरी। मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ, इसके लिए आप लोग मुझे जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। बट आई एम रियली सॉरी। इससे पहले कोई कुछ समझता या फिर मन्नत से कुछ पूछता, मन्नत ने उसके हाथ में मौजूद चाकू तानिया के पेट में डाल दिया। पर उसने अपना पूरा फोर्स नहीं लगाया, जिस वजह से तानिया को चाकू ज्यादा गहरा नहीं लगा, पर हाँ खून तो निकलने लगा था। अभी तानिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो मन्नत की तरफ ही देख रही थी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आंखों में गिल्ट और दर्द साफ नजर आ रहा था जो तानिया समझ रही थी। अभी मन्नत की इस हरकत ने वहां मौजूद सबको बहुत बड़ा शॉक दिया। बेचारी मन्नत इस बात से अनजान थी कि अभी वहां पर लेडीज के अलावा सारे जेंट्स भी मौजूद थे। वो लोग जस्ट अंदर ही आए थे कि तभी उन्होंने देखा मन्नत ने तानिया के पेट में चाकू घुसाया था। जब मान ने ये देखा उसे उसकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो भागते हुए तानिया की तरफ आया। अभी तानिया उसकी आंखें बंद कर रही थी, पर तभी मान ने उसे अपनी बाहों में लेकर मन्नत के गाल पर बहुत तेज थप्पड़ लगाया। मान गुस्से ही वजह से उस पर चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गए हो आप? आपका दिमाग कहाँ है? आपने आपकी मम्मा पर ही हमला कर दिया, शर्म नहीं है आपको ये सब करते हुए? क्या इसके लिए आप यहाँ आए थे? इससे पहले मन्नत उससे कुछ बोलती मान उस पर और ज्यादा भड़कते हुए बोला, जस्ट लीव। इससे पहले मैं आपके पेट में यही चाकू डालूं और आपकी जान ले लूं, जस्ट लीव फ्रॉम हियर। मान की बात सुनकर मन्नत का दिल टूट गया और शायद उसने मान से यही एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि वो भी जानती थी कि उसके डैडा उसकी मम्मा से कितना ज्यादा प्यार करते थे। ऐसे में अगर वो अपनी आंखों के आगे अपनी ही बेटी को अपनी बीवी पर हमला करते देखे तो वो रिएक्शन ऐसा ही देते। और अभी मन्नत को जरा भी बुरा नहीं लगा, लेकिन उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने देखा उसकी मम्मा के पेट से कितना ज्यादा ब्लड बह रहा है। तभी मन्नत उन लोगों की तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी, पर शायद मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बाय, टेक केयर। इसी के साथ वो वहां से चली गई और उसे भागता हुआ देखकर मोक्ष उसके पीछे भागा, पर मन्नत इतनी ज्यादा तेज थी कि वो वहां से निकल चुकी थी। मोक्ष उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, लेकिन उसके स्पीड से मैच नहीं कर पा रहा था। मन्नत भागते हुए में गेट की तरफ आई, वहां मौजूद गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की पर मन्नत नहीं रुकी और उन्हें चकमा देकर निकल गई। जैसे ही मन्नत कपूर एम्पायर के गेट से बाहर आई, वैसे ही वहां पर एक ब्लैक वैन आई और पलक झपकते ही उस वैन में बैठे रोहन ने मन्नत को वैन के अंदर खींच लिया। ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि उन लोगों को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला। इससे पहले वो कुछ करते हैं और मन्नत को बचा पाते, वो वैन मन्नत को लेकर वहां से निकल चुकी थी। वहां के गार्ड्स के साथ साथ मोक्ष ने भी देखा कि वो लोग मन्नत को वैन में बिठाकर वहां से लेकर गए। वहीं मन्नत उस वैन से बाहर निकलने के लिए झटपटा रही थी, पर रोहन ने उसे कसके पकड़ रखा था। इसी वजह से मन्नत के लिए उस रोहन सी पकड़ से छूटना नामुमकिन हो गया। जैसे ही मोक्ष ने वो दिल दहलाने वाला मंजर अपनी आंखों से देखा, वो बहुत ज्यादा घबरा गया और भागते हुए अंदर गया। अंदर माहिर तानिया को देख रहा था।
वो तो अच्छा था कि घाव बहुत ज्यादा गहरा नहीं था। चाकू की वजह से तानिया के पेट पर सिर्फ एक कट लगा था पर गहरा घाव नहीं हुआ था। इस वजह से उसे हॉस्पिटल लेकर जाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। जब मोक्ष अंदर आया तभी ऋषभ और अथर्व मोक्ष की तरफ आए और ऋषभ ने उससे पूछा, बच्ची कहाँ है मोक्ष? तू उसके पीछे गया था ना? अब वो सब मोक्ष की तरफ देखने लगे और मान वहां ब्लैक होकर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अपने बड़े भाई का सवाल सुनकर मोक्ष पैनिक करते हुए ऋषभ से बोला, भ अंडरस्को भाई वो लोग मन्नत को उठाकर ल अंडरस्को ले गए। जैसे ही उन लोगों ने ये बात सुनी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और राघव ने मोक्ष से पूछा, वो लोग कौन लोग हमारे बच्चे को उठाकर लेकर गए? इस पर मोक्ष अपनी बेहद ही डरी हुई आवाज में अपने बड़े पापा से बोला, बड़े पापा आई थिंक ये कल वाले ही लोग हैं। उन्होंने मन्नत को गेट के बाहर से उनकी वैन में खींचा और लेकर गए। पता नहीं वो उसे कहाँ लेकर गए होंगे। इस वक्त मन्नत उस वैन में रोहन की पकड़ से छूटने के लिए झटपटा रही थी और बार बार उससे बोल रही थी, छोड़ मुझे वरना यही एक घुसा मारूंगी ना तेरी दादी नानी सब याद आ जाएगी। पर वो कमीना सुनने को तैयार नहीं था, जिस वजह से मन्नत का पारा भी बहुत ज्यादा चढ़ रहा था। तभी अचानक से रोहन ने कुछ ऐसी हरकत की जिस वजह से मन्नत की जान उसके गले में अटक गई। रोहन ने एकदम से उसे ऐसी जगह छू लिया जहां उसे नहीं छूना चाहिए था। उसका हाथ वहां महसूस करते ही मन्नत की आंखें फटी की फटी रह गई और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड गई। अगले ही पल वो उस पर चीखते हुए बोली, कुत्ते कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? किससे पूछकर तूने मुझे छुआ? मन्नत को अपने ऊपर यूं चिल्लाता हुआ देख रोहन भी गुस्से की वजह से पागल हो गया और उसने मन्नत को एक थप्पड़ मारा और उसके मुंह में अपने रुमाल ठूसते हुए बोला, बहुत चीख रही है ना, अभी चीख। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचाने वाला, क्योंकि अब तक तेरी फैमिली को भले ही तेरे बारे में पता चल गया होगा लेकिन वो इतने जल्दी यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। इसी के साथ उसका हाथ मन्नत की बॉडी पर चलने लगा, जिस वजह से मन्नत अपने हाथ पैर चलाने लगी और उसे किक करने लगी। लेकिन उसने मन्नत के हाथ पैरों को भी बांध दिया। अब मन्नत कुछ नहीं कर पा रही थी, फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी उसे मारने की। अब मन्नत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिस वजह से उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन ही मन बाप्पा से प्रार्थना करते हुए बोली, बाप्पा प्लीज मुझे इस शैतान से बचा लीजिए। बाबाजी अगर आप सच में हो तो मुझे इससे बचा लीजिए। मुझे इसका गंदा टच मेरी बॉडी पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे मेरे वीर के अलावा किसी का भी टच नहीं पसंद, प्लीज कुछ करिए। इसके छूने से अच्छा तो मैं इसकी जान ले लूं पर इस कुत्ते ने मुझे बांध दिया। जहां मन्नत गणपति बाप्पा और उसके बाबाजी से प्रार्थना कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो सब फैमिली पागलों की तरह मन्नत को ढूंढ रहे थे। अब तक आश्वा को इस बारे में पता नहीं था और ना ही उन लोगों ने हड़बड़ी में उसको कुछ बताया था। उनके दिमाग से ये बात निकल गई थी। अब मान के पास अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं बचा था, क्योंकि मन्नत के वहां से जाते ही साधना जी उस पर भड़की थी। उन्होंने उसे बताया कि मन्नत ने भले ही तानिया पर हमला किया, लेकिन इसके पीछे भी उसकी अपनी कोई मजबूरी थी। वो बिना मजबूरी के अपनी मम्मा पर हमला कैसे करती? अब मान खुद भी बहुत बड़े गिल्ट में था और उसकी एक बेवकूफी की वजह से उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ी थी। अब तक मन्नत का पता नहीं लगा था और इसी वजह से वो सब पागलों की तरह मन्नत को ढूंढने के लिए निकल गए थे। इधर वो वैन जंगल से होते हुए गुजर रही थी और मन्नत ना चीख रही थी और ना कुछ कर पा रही थी। वो पूरी तरह से मजबूर थी, पर कहते हैं ना कि अगर भगवान खुद आपके साथ हो तो कोई भी आपका बाल तक बाका नहीं कर पाता। अचानक से रोहन की साइड वाली विंडो से एक बुलेट अंदर आई और वो सीधे रोहन के सिर के आर पार हो गई, जिस वजह से वो वहीं ढेर हो गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ था कि ना तो मन्नत को और ना ही गाड़ी में बैठे उन गुंडों को कुछ समझ में आया। वो बस इधर उधर ही देखने लगे। वही मन्नत खुद भी इधर उधर देखने लगी थी कि किसने गोली चलाई। अचानक से उसे उसकी तरफ से वैन का दरवाजा खुलते हुए महसूस हुआ और जैसे ही उसने देखा, वहां पर उसे एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखा। भले ही वो मन्नत को नहीं जानते थे, लेकिन मन्नत उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उस आदमी को देखते ही उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला, कबीर अंकल। जब कबीर रहेजा ने मन्नत के मुंह से अपना नाम सुना, वो थोड़े शॉक्ड हुए और उन्होंने मन्नत से पूछा, आप मुझे जानते हो? उनका सवाल सुनते ही मन्नत अपने मन ही मन सोचने लगी, मैं तो इन्हें जानती हूं पर शायद ये मुझे नहीं जानते। इन्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि मैं इनके सबसे छोटे बेटे की गर्लफ्रेंड हूं। आज जाने अनजाने में ही इन्होंने मेरी सबसे बड़ी हेल्प की है।
वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी कबीर के पीछे से वहां एक दूसरा शख्स आया, जो कोई और नहीं आश्वा का सबसे बड़ा भाई कुशल रहेजा था। कुशल को देखते ही मन्नत ने उसे भी पहचान लिया, क्योंकि आश्विर ने मन्नत को उसकी पूरी फैमिली की पिक्चर्स दिखाई थी और वो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पहचानती भी थी। जैसे ही कुशल ने मन्नत को देखा, वो मन्नत का हाथ पकड़कर उसे वैन से बाहर खींचते हुए बोला, आप ठीक हो बेटा? इस पर मन्नत ने अपना सिर हिलाया और उन दोनों की तरफ देखकर उनसे बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। तभी उस वैन में मौजूद गुंडे बाहर आए और उनमें से एक उन दोनों बाप बेटे की तरफ देखकर बोला, जब तक हम हैं, ये लड़की बच नहीं सकती। हमारे बॉस का ऑर्डर था इसे जिंदा या मुर्दा उनके पास लाने का, और हम अपने बॉस का ऑर्डर पूरा किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। इस पर कबीर मन्नत को उनके पीछे करते हुए उन लोगों से बोले, तो फिर ठीक है, तेरा जो कोई भी बॉस है ना, उसे जाकर ये कह दे कि ये लड़की उसके हाथ नहीं लगेगी और कबीर रहेजा के होते हुए ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। जब मन्नत ने कबीर की बात सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे यकीन नहीं हुआ कि वो इंसान उसे बचा रहा था, जो उसकी फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन था। आज कबीर और कुशल दोनों ही मन्नत के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। शायद उन्हें बाप्पा और वाहेगुरु जी ने ही मन्नत की हेल्प करने वहां भेजा था। अब वो लोग उन दोनों बाप बेटे की तरफ आए और उन्हें अपनी तरफ आता देखकर कुशल मन्नत से बोला, आप यहीं रुको, आगे नहीं आना, हम इनसे निपट ले। मन्नत ने उसका सिर हिलाया और वहां खड़ी हो गई। वैसे वो 7-8 लोग थे और ये दोनों ही थे, पर ये दोनों उन लोगों पर भी भारी थे। कबीर और कुशल उन सब से फाइट कर रहे थे, पर तभी एक गुंडा पीछे से आया और उसने मन्नत के सिर पर वार किया। इससे पहले उसके हाथ में मौजूद वो लोहे की रॉड मन्नत के सिर को छू भी पाती, कबीर ने वो रॉड अपने हाथ में पकड़ ली। कबीर ने उस गुंडे से वो रॉड छीन ली और उसे उसी रॉड से बड़ी ही बेरहमी से मारने लगा। वो दोनों बाप बेटे उन गुंडों को तोड़ रहे थे, पर अचानक से एक गुंडे ने चाकू निकाला और पीछे से वो कबीर की तरफ बढ़ने लगा, जिनका ध्यान उस पर नहीं था और वो दूसरे को मार रहे थे। मन्नत की नजर उस गुंडे पर पड़ी और वो चाकू देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो गुंडा कबीर पर उस चाकू से हमला कर ही रहा था, पर सही वक्त पर मन्नत ने वो चाकू उसके नाजुक से हाथ में पकड़ लिया, जिस वजह से वो तेज चाकू मन्नत की एकदम मुलायम स्किन को चिरता हुआ थोड़ा अंदर गया और उसकी राइट हथेली में एक गहरी कट बन गई। उस चाकू की वजह से मन्नत की चीख निकली और उसकी चीख सुनते ही उन दोनों ने पीछे मुड़कर मन्नत की तरफ देखा और अगले ही पल उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मन्नत ने अभी भी वो चाकू उसके हाथ में पकड़ रखा था। इसी वजह से मन्नत के हाथ से खून बहने लगा और उसका हाथ भी खून से भर गया था। अगले ही पल कबीर ने उसके जेब से उसकी गन निकाली और उसे गुंडे को वही शूट कर दिया। अब तक बाकी सब भी वहां अधमरे बेहाल पड़े थे और किसी में भी उठकर फिर से कबीर या कुशल से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वो दोनों मन्नत की तरफ आए और कबीर ने मन्नत को सही समय पर पकड़ लिया, जो दर्द की वजह से अपना हाथ पकड़कर जमीन पर बस गिरने ही वाली थी। कुशल मन्नत के हाथ से बहते खून की तरफ देखकर अपनी घबराई हुई आवाज में बोला, डैड इसके हाथ से काफी खून बह रहा है, हमें अभी के अभी इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही मन्नत अपनी लो आवाज में बोली, न अंडरस्को नहीं, हॉस्पिटल नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, प्लीज हॉस्पिटल नहीं ले जाओ। आह। उसकी बात सुनकर कुशल और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा और तभी कबीर ने उनकी रुमाल निकाली और उसे मन्नत के हाथ में बांधते हुए बोले, आज आपने मेरी जान बचाने के लिए अपना इतना कीमती खून बहाया है और ये मेरे ऊपर आपका कर्ज है। कुछ भी हो जाए, पर अब ये कबीर रहेजा आपके ऊपर एक आंच तक नहीं आने देगा। आपको हॉस्पिटल नहीं जाना ना, आप हमारे घर चलो। वैसे खून बहने की वजह से मन्नत को कमजोरी हो रही थी और अभी उसे कबीर की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। इससे पहले कबीर या कुशल कुछ कहते, मन्नत का सिर एकदम से चकरा गया और इससे पहले वो जमीन पर गिरती, कबीर ने मन्नत को अपनी बाहों में उठा लिया। वो दोनों मन्नत को लेकर उनकी गाड़ी में बैठे और कुशल उनके ड्राइवर की तरफ देखकर बोला, जल्दी से घर चलो। ड्राइवर ने उनका सिर हिलाया और रहेजा मेंशन की तरफ निकल गए। तभी कुशल का फोन बजने लगा, जिस पर बीवी नाम फ्लैश हो रहा था। कुशाल ने उसका फोन उठाया, तभी उसे आगे से एक बहुत ही प्यारी और क्यूट सी आवाज आई, डैड। वो आवाज सुनते ही कुशल अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, बेबी अभी डैड आपसे बात नहीं कर सकते, वो अभी घर ही आ रहे हैं, तब आप उनसे बात कर लेना। डैड फोन रख दे बेटा। इस पर कुशल का 3 साल का बच्चा आगे से उससे बोला, ओके कम शुन डैड, अनय इश वेटिंग। इसी के साथ नन्हे अनय ने उसके डैड का फोन रख दिया और वो ये बात अपनी मम्मा को बताने चला गया।
रहेजा मेंशन कबीर की कार मेंशन के मेन गेट के अंदर एंटर हुई और सीधे मेन डोर के आगे आकर खड़ी हो गई। जैसे ही वो कार वहां रुकी, वैसे ही कुशल ने कबीर की बाहों से मन्नत को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर घर के अंदर गया। कबीर भी उसके पीछे पीछे चले गए। अभी शिखा उनकी बड़ी बहू सिया और छोटी बहू कनिका के साथ लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रही थी और उन तीनों का ध्यान वहां खेलते हुए अनय पर था, जो खुद से ही खेल रहा था और अपनी प्यारी परी बातें कर रहा था, जिसे सुनकर वो तीनों मुस्कुरा रही थी। जैसे ही कुशल और कबीर अंदर आए, उन तीनों का ध्यान उन पर गया। वही जब उन तीनों ने कुशल की बाहों में लड़की को देखा, वो थोड़ी शॉक्ड हुई। शिखा को मन्नत का फेस नहीं दिखा, क्योंकि मन्नत का फेस कुशल की गर्दन में छिपा हुआ था। वही जब सिया ने उसके पति की बाहों में एक लड़की देखी, वो हल्की सी शॉक्ड हुई, पर उसे पता था कि उसका पति उसके अलावा किसी और के करीब जा ही नहीं सकता। रहेजा मेंस की एक खासियत थी कि वो उनकी बीवियों के अलावा किसी और औरत की तरफ अट्रैक्ट हो ही नहीं सकते थे, फिर वो चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। इसी वजह से उनकी बीवियां हमेशा उनके करीब ही रहती थी और ना ही उन लोगों में कभी कोई सेपरेशन या डिस्टेंस आता था। जैसे ही कुशल मन्नत को लेकर लिविंग रूम में आया, वो तीनों अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वही जब छोटे से अनय ने उसके डैड और दादू को घर के अंदर आते हुए देखा, उसने अपने टाइज रख दिए और अपने नन्हे नन्हे कदमों के साथ वो उनकी तरफ भागते हुए चिल्लाया, डैड अंडरस्को दादू। जैसे ही कुशल ने अनय को वहां देखा, उसने झट से पीछे की तरफ टर्न किया ताकि वो छोटा सा बच्चा मन्नत के हाथ से बहते खून को ना देख पाए। तभी कबीर अपनी बड़ी बहू सिया की तरफ देखकर उससे बोले, सिया बेटा, हमारे चैंप को लेकर ऊपर जाओ। उनकी बात को समझते हुए सिया अपने छोटे से बेटे की तरफ आई और उसे अपनी गोद में लेकर बोली, चलिए बेबी, आपकी निन्नी का टाइम हो गया। मम्मा आपको सुला देगी। इस पर वो छोटा सा अनय उसकी मम्मा से बोला, मम्मा मिल्की। उसके मुंह से ये सुनते ही सिया ने उसका सिर हिलाया और उसके चबी गालों को चूमते हुए बोली, ओके बेबी, अब चलो रूम में। इसी के साथ वो अपने 3 साल के बच्चे को लेकर ऊपर उसके रूम में चली गई। वही कुशाल ने मन्नत को वहां मौजूद बड़े से सोफे पर सुलाया और जैसे ही शिखा की नजर मन्नत के चेहरे पर पड़ी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो भागते हुए मन्नत की तरफ आई और अपनी बेहद ही चिंता भरी आवाज में बोली, मन्नत, इसे क्या हुआ? जब उन लोगों ने शिखा से मन्नत का नाम सुना, तभी कबीर ने अपनी बीवी से पूछा, तुम जानती हो इसे शिखा? इस पर शिखा अपने पति की तरफ देखकर उनसे बोली, हाँ, मैं आपको सब बाद में बताऊंगी कबीर। उन्होंने अपनी दूसरी बहू की तरह देखा और अपनी डरी हुई आवाज में बोली, कनिका, ऊपर आशु है, प्लीज उसे जल्दी बुला लाओ बेटा। कनिका ने उसका सिर हिलाया और भागते हुए ऊपर स्टडी रूम की तरफ आए, जहां पर आश्व विहान के साथ बैठकर बिजनेस रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस कर रहा था। जब कनिका ने रूम पर नॉक किया, तभी विहान अंदर से बोला, कम इन। उसकी परमिशन मिलते ही कनिका अंदर आए और आश्व की तरफ देखकर अपनी हल्की सी चिंता भरी आवाज में बोली, आश्व नीचे, मां तुम्हें बुला रही है। जब आश्व ने अपनी भाभी को ऐसे देखा, वो खुद परेशान हुआ और उसके साथ साथ विहान भी परेशान हुआ, जो अपनी वाइफ को इतना डरा हुआ देख रहा था। वो तीनों नीचे आए और जैसे ही आश्वर ने सोफे पर बेहोश पड़ी हुई मन्नत को देखा, एक पल के लिए वो लड़खड़ा गया और उसके मुंह से एक ही आवाज निकली, परी। आश्वर को ऐसे देखकर वो सब थोड़े कंफ्यूज और शॉक्ड हुए, पर शिखा की नजरें सिर्फ मन्नत पर ही टिकी हुई थी और अभी उनकी आंखों में नमी तैर गई थी। आश्वर भागते हुए मन्नत के पास आया और उसने मन्नत को झट से अपनी बाहों में लिया। अभी मन्नत का सिर आश्वर के सीने पर था। आश्वर ने ध्यान से उसका सिर पकड़ा ताकि उसकी गर्दन में लचक न आए। आश्व मन्नत के गालों को थपथपाने लगा और अपनी घबराई हुई आवाज में वो मन्नत से बोला, परी, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? प्लीज गेट अप बच्चे। पर मन्नत तो उसके होश में नहीं थी, जिस वजह से उसने ना ही अपनी आंखें खोली और ना ही कुछ मूवमेंट की। तभी आश्व की नजर मन्नत के हाथ पर बंधी कबीर की रुमाल पर पड़ी और वो मन्नत के हाथ को पकड़ते हुए अपनी डरी हुई आवाज में बोला, ये इसके हाथ में डैड की रुमाल क्यों बंधी है और इतना खून? इस बार शिखा अपने छोटे बेटे से बोली, आशु, तुम ये सब बाद में देखना, पहले बच्ची को देखो ना। आश्वर ने उसका सिर हिलाया और वहां मौजूद सर्वेंट की तरफ देखकर बोला, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। उसकी बात सुनते ही वो फर्स्ट एड बॉक्स लाने चला गया। वही आश्वर ने वो रुमाल खोली और देखा कि मन्नत के हाथ में कितनी गहरी कट लगी है और इसी वजह से कैसे उसका हाथ पूरी तरीके से सूज गया है।
वो कट देखते ही आश्व की आंखों से आंसू बहने लगे और शिखा कनिका खुद भी डर गई। वही आश्वर घबराते हुए बोला, ये कट गहरी है और इतनी गहरी कट मेरे बच्चे को कैसे लगी। इस पर कबीर अपनी चिंता भरी आवाज में अपने बेटे से बोले, ये मुझे बचाने के लिए आगे आई और इसने वो चाकू अपने हाथ में पकड़ लिया, जिस वजह से इसके हाथ में चोट लग गई। अब शिखा ने कंफ्यूज होते हुए अपने पति से पूछा, पर आप दोनों को ये बच्ची मिली कहाँ और ये इस हालत में कैसे। तभी कुशाल ने उन सबको सब कुछ बताया, जिसे सुनते ही शिखा और आश्व पूरी तरीके से शॉक्ड हुए। अब आश्व के तन बदन में एक आग सी लगने लगी। वैसे अब तक वहां सिया भी आ चुकी थी और वो भी अपने पति की बात सुनकर घबरा गई थी। इतने में वो सर्वेंट वहां आया और उसने आश्वर को वो फर्स्ट एड बॉक्स ला कर दिया। आश्वर मन्नत के हाथ की ड्रेसिंग करने लगा। तभी कुशाल ने अपने छोटे भाई से पूछा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तू और माँ इसे कैसे जानते हो आशु। अब वो दोनों माँ बेटे उनसे कुछ भी नहीं छिपा सकते थे और शायद वो उनसे कुछ छिपाना भी नहीं चाहते थे। इसी वजह से शिखा उन सबकी तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि ये मन्नत मान कपूर है और अंडस को। तभी आश्व अपनी मॉम की बातों को बीच में ही काटते हुए उन सबसे बोला, एंड आई लव हर, बहुत प्यार करता हूं मैं इससे क्योंकि इसमें मेरी जान है। उसकी बात सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो एकटक उन दोनों मन्नत और आश्व की तरफ ही देखने लगे। कबीर ने अपनी बीवी की तरफ देखा, जिन्होंने अपनी आंखें झपकी, जिसे देखकर कबीर और सबको यकीन हुआ कि आश्वर जो कुछ भी बोल रहा था वो 110% सच था। अभी आश्व की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मन्नत का हाथ पकड़कर वहां बैठा हुआ था। तभी शिखा के दिमाग में कुछ सवाल आए और वो आश्व की तरफ देखते हुए बोली, ये बच्ची घर से गायब है और उन लोगों को इसकी जरा भी चिंता नहीं। उन्होंने एक बार भी कॉल करके तुम्हें इस बारे में कुछ बताया तक नहीं कि मन्नत गायब है। हाउ कुड दे। इस पर आश्व खुद भी भड़क उठा, क्योंकि जो बात कबीर ने उसे बताई थी उसके बाद उसे ये तो पता चल गया था कि मन्नत उन्हें किन हालातों में मिली। उस रोहन शाह ने कैसे उसे गलत इरादों से छूने की कोशिश की थी और ऐसे में इसके पीछे कहीं ना कहीं कपूर फैमिली रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि कल रात को जो कुछ भी हुआ था उसके बाद आश्वर ने खुद मान से कहा था कि अभी उन्हें मन्नत को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना होगा। इन सबके बावजूद रोहन ने मन्नत को कपूर एम्पायर से किडनैप किया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा था। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर वो दोनों बाप बेटे वहां आ गए, वरना आज मन्नत के साथ क्या हो जाता ये सोचकर भी खुद आश्व घबरा रहा था, उसकी रूह कांप रही थी। आश्व एक बार के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन उसकी इज्जत पर कोई उंगली उठाने या फिर उसे गलत इरादे से देखे, छूने की कोशिश करे, ये उससे बर्दाश्त नहीं होता। उसकी इज्जत अभी सिर्फ मन्नत थी, क्योंकि उसने मन्नत को पूरे दिल से अपना लिया था। वही जब रहेजा फैमिली को पता चला कि मन्नत मान कपूर की बेटी है, तभी उन्हें विश्वास नहीं हुआ और कुशल मन्नत की तरफ देखते हुए बोला, आई कांट बिलीव कि ये इतनी प्यारी सी बच्ची मान कपूर की बेटी है, पर उन लोगों को इसकी जरा भी चिंता नहीं। अभी तक ना कोई न्यूज आई और ना ही कुछ, वरना कपूर्स एक छोटी सी चीज के लिए पूरी सिटी सिर पर उठा लेते हैं, लेकिन अब तक उनकी तरफ से ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई। अपने बड़े बेटे की बातों से सहमत होकर कबीर बोले, उन लोगों ने इसके लापता होने की न्यूज को इतने हल्के में ले लिया क्या। अरे यार, अगर हम लोग सच में वहां टाइम पर नहीं पहुंचते तो बच्ची के साथ वो जानवर पता नहीं क्या करता। अपने डैड और भाई की बात सुनकर आश्व पूरी तरह से भड़क चुका था और उसे सबसे ज्यादा गुस्सा कपूर फैमिली और मान पर ही आ रहा था। इस वक्त मन्नत आश्व के रूम में सोई हुई थी। पूरी रहेजा फैमिली आश्व के रूम में ही थी। आश्व मन्नत का हाथ पकड़कर वहां बैठा हुआ था, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और इसी वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी। तभी अचानक से मन्नत के हाथ की उंगलियां हिलने लगी, जिसे देखकर वो सब अलर्ट हुए और आश्व मन्नत के बालों को सहलाते हुए अपनी सॉफ्ट और प्यार भरी आवाज में उससे बोला, परी धीरे धीरे आंखें खोलिए, आपके वीर यही है आपके पास। उसकी आवाज सुनते ही मन्नत ने अपनी पकड़ आश्वर के हाथ पर थोड़ी मजबूत की और अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर आश्व पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। आश्व को देखते ही मन्नत अपनी जगह पर से उठी और सीधे आश्व की तरफ उसकी बाहों में सिमट गई। आश्व ने भी अपनी फैमिली की परवाह किए बिना मन्नत को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके फेस को चूमने लगा। वही जब उन लोगों ने शिखा के अलावा आश्व को ऐसे देखा, वो लोग भी हैरान हुए, क्योंकि आश्व का ऐसा रूप वो सब पहली बार देख रहे थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि उनका बेटा ऐसा इतना रोमांटिक, केयरिंग और सॉफ्ट हार्टेड भी हो सकता है।
पर अभी उनके लिए ये सब ज्यादा मैटर नहीं करता था। अभी उन्हें मन्नत की चिंता थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सहमी हुई लग रही थी। इससे पहले आश्व कुछ पूछता या कहता, मन्नत आश्व की शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बुरी तरह से रोने लगी। वो रोते हुए ही आश्व से बोली, वीर डैडा ने मुझसे ऐसे क्यों कहा कि वो मेरी जान ले लेंगे? वैसे उनमें से किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि कपूर एम्पायर में क्या हुआ था। उन्हें बस यही लग रहा था कि रोहन शाह ने मन्नत को किडनैप किया, पर उन्हें इसके पीछे की वजह पता नहीं थी। अब जब उन्होंने स्पेशली आश्व और शिखा ने मन्नत की ये बात सुनी, उनके होश उड़ गए और आश्व मन्नत से बोला, ये आप क्या बोल रहे हो बच्चे? आप मुझे सब कुछ सच बताओ कि वहां क्या हुआ था। इस पर मन्नत ने आश्व को पूरी बात बताई, जिसे सुनते ही आश्व ज्वालामुखी की तरह उबलने लगा। यही हाल वहां मौजूद सबका था, फिर वो चाहे लेडीज हो या जेंट्स। मन्नत अपनी बिखरी हुई आवाज में बोली, मानती हूं कि मैंने जो कुछ भी किया वो सरासर गलत था, पर मैं भी तो हेल्पलेस थी ना वीर। उन्होंने एक बार भी मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया और ना ही उन्होंने मुझसे उसके पीछे का कोई रीजन पूछा, सीधे मुझे अंडरस्को। मन्नत आगे नहीं बोल पाए, जिसे देखते ही आश्व ने उसे अपने सीने में छिपा लिया और मन्नत ने भी अपने चेहरे को पूरी तरह से उसके सीने में घुसा दिया। रोने की वजह से मन्नत की बॉडी कांप रही थी। मन्नत ने अपनी खून से भी ज्यादा लाल आंखों से आश्विर की तरफ देखा और बोली, मुझे इससे हट हुआ, बहुत ज्यादा हट हुआ, और अभी मेरा दिल उनके आगे जाने का नहीं है। मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे एक बार भी समझने की कोशिश नहीं करेंगे और इतना गलत समझेंगे। मन्नत को ऐसे देखकर आश्व का दिल टूटने लगा और वो मन्नत की पीठ को सहलाने लगा। सब उसकी बात सुन रहे थे, पर किसी ने उसे बीच में रोका नहीं, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते थे कि मन्नत उसके दिल में कुछ भी रखे जिससे उसे ही तकलीफ हो। मन्नत अपने रूधे हुए गले से आश्व से बोली, वो तो मेरे डैडा हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी प्रिंसेस कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी। उसने आश्व की तरफ देखा और उससे पूछा, आप मुझे कभी कुछ गलत या झूठ नहीं बताते, तो आप ही बोलो कि मैंने मम्मा पर अटैक किया, पर इसमें सच में मेरी गलती थी क्या? वो तो मैंने उस इंसान के कहने पर किया जो उनके फॉस्टर डैड है। अगर मैं वैसा नहीं करती तो मेरी एक गलती की वजह से वो इंसान मेरी पूरी फैमिली को मार देते, और मैं ऐसा कैसे होने दे सकती थी? उसकी बात सुनकर उन्हें एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि मन्नत ने जो कुछ भी किया था वो कपूर फैमिली को बचाने के लिए ही किया था। ऐसे में उसे पूरी तरह से गलत बोलना सही नहीं होता, पर मान ने बिना कुछ जाने परखे मन्नत के साथ जो किया वो गलत था। वो सब अभी मन्नत की तरफ ही देख रहे थे, तभी मन्नत की आवाज उनके कानों में पड़ी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली सजा भुगते। आई थिंक मेरी उन लोगों की लाइफ में आने का टाइमिंग ही गलत थी। मुझे उनकी लाइफ में नहीं आना चाहिए था, स्पेशली मम्मा डैडा की। मेरी वजह से उनकी लाइफ में अभी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। आई कांट डू एनीथिंग। उसकी बात सुनकर आश्व और साथ में उन सबको भी बुरा लग रहा था। वही आश्व रोती हुई मन्नत को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर वो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। वैसे भी आश्व जानता था कि उसकी परी खुद को भले ही दिखाती इतनी स्ट्रांग है, पर दिल उसका बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बच्चों की तरह है। अभी उसके दिल को हट हुआ, बहुत बुरी तरह से हट हुआ, और ऐसे में वो इतनी जल्दी इन सब से बाहर नहीं निकल पाएगी। जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था, आज उसने ही उसे हट किया था। इसी वजह से अभी उसका दिल बुरी तरीके से टूट चुका था। अगले ही पल मन्नत ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर वो सब शॉक्ड हुए। मन्नत अपनी प्लेन आवाज में आश्व से बोली, को मुझे यूके वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो दोनों मान और तानिया साथ में रहे, मुझे उनकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा नहीं बढ़ानी। मैं माँ, बॉयफ्रेंड और भाई के साथ वापस चली जाऊंगी और फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगी, उनके पास कभी नहीं आऊंगी। जैसे ही आश्व ने मन्नत की वो बात सुनी, वो बहुत ज्यादा भड़क गया और मन्नत का हाथ पकड़कर अपनी एकदम सर्द आवाज में उससे बोला, आप ये क्या बोल रहे हो परी, और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको फिर से खुद से दूर करूंगा? उसकी सर्द आवाज सुनकर मन्नत घबरा गई, और जब आश्विर ने उससे डरते हुए देखा, उसने खुद को शांत कराया और फिर मन्नत को प्यार से समझाते हुए बोला, आपको आपके पेरेंट्स के पास नहीं जाना, कपूर एम्पायर में नहीं रहना तो इट्स ओके। आप अब मेरे साथ यही रहेजा मेंशन में ही रहोगे, बट मैं आपको अपने से दूर यूके नहीं भेज रहा, और ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। अभी वो सब आश्व की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनके अलावा मन्नत खुद भी उसकी बात सुन रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आश्व ने मन्नत का हाथ पकड़ा और उसके हाथ को चूमते हुए बोला, जितना आप खुद अपने आप को नहीं जानते ना,
उतना मैंने जाना है आपको, और मैं ये बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि इस वक्त आपको सबसे ज्यादा आपके वीर की जरूरत है। आप भले ही कितने भी स्ट्रांग दिखाओ पर खुद को हैंडल नहीं कर पाओगे। जैसे ही मन्नत ने आश्वा के मुंह से ये बात सुनी, वो सच में उसकी बाहों में पूरी तरह से बिखर गई और उसकी शर्ट को अपनी मुठियों में भींचते हुए बोली, पर अंडरस्को प्लीज हेल्प मी वीर, मुझे सफोकेशन हो रही है और लग रहा है कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, कुछ अटक रहा है, प्लीज हेल्प मी। आश्वा ने देखा कि मन्नत बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी, जिस वजह से वो मन्नत की पीठ पर सर्कल ड्रॉ करते हुए बोला, शश, नो नीड टू पैनिक परी, आई एम हियर फॉर यू, हम मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे बेटा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। कपूर एम्पायर में अभी चारों तरफ दर्द और तकलीफ भरा माहौल छाया हुआ था, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग उनकी मन्नत उनसे दूर जा चुकी थी। अब तक उसका बिल्कुल भी पता नहीं चला था। उन सब ने पूरा मुंबई छान लिया, हर जगह मन्नत को ढूंढने की कोशिश की, पर मन्नत तो क्या, उसका एक बाल भी उनके हाथ नहीं लगा। वो खुद इस बात से हैरान थे कि मन्नत को अचानक से जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया, क्योंकि उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। इसी वजह से अभी उन लोगों की सांसें उनके गले में अटक गई थी। जब सब यंगस्टर्स और मिडिल एज मैन वहां आए, तभी राज जी ने उन लोगों की तरफ देखते हुए अपनी घबराई हुई आवाज में उनसे पूछा, का अंडस को कुछ पता चला कि मेरी बच्ची कहाँ है? इस पर माहिर ने उसका सिर नामे हिलाया और अपने सिर पर हाथ रखकर अपनी बेहद ज्यादा डरी हुई आवाज में अपने दादू से बोला, नहीं दादू, हमने पूरी मुंबई छान मारी पर पता नहीं प्रिंसेस कहाँ गई। तभी प्रीत अयान की तरफ आए और अयान का हाथ पकड़कर रोते हुए उससे बोली, मां अंडस को मुझे इसी बात का डर था अयान, आपको मैंने बोला भी था कि इंडिया जाते ही मेरी बच्ची की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब देखो पूरे 5 घंटे हो चुके हैं पर अब तक उसका कोई पता नहीं चला। अचानक से मोक्ष के दिमाग में कुछ आया और वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, हे वाहेगुरु जी, 5 घंटे हो गए और हमने इस बारे में आश्वा भाई को बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया। तभी अथर्व अपनी चिंता भरी आवाज में उन सब से बोला, आश्विर को अगर इसकी भनक भी लगी तो वो हम सबको कच्चा चबा जाएगा। इस पर राघव अपने सबसे छोटे भाई को अपनी नफरत भरी नजरों से घूरते हुए उन सभी बच्चों से बोले, वो सब हम बाद में देखेंगे, पहले उसको फोन करो और बताओ कि एक की वजह से हमें कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ रही है, हमारी अमानत, हमारी मन्नत हमसे दूर कहीं चली गई। वैसे मान अभी भी वहीं पर था और वो पूरी तरीके से ब्लैंक होकर वहां बैठा था। उसके दिमाग ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया था और वो कुछ सोच समझ भी नहीं पा रहा था। अब सब मान से बहुत ज्यादा गुस्सा थे और कोई ढंग से सीधे मुंह उससे बात तक नहीं कर रहा था। उसका चेहरा देखकर उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी ऋषभ ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा, जिसने आश्वा को फोन लगाया था, पर समीर के फेस एक्सप्रेशन देखकर उसने पूछा, क्या हुआ समीर? इस पर समीर अपने बड़े भाई से बोला, भाई, आश्वा भाई फोन नहीं उठा रहे। समीर की बात सुनकर उन सबको और भी ज्यादा चिंता हुई। वही राघव अपने सबसे छोटे भाई की तरफ आए और उस पर फटते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में उससे बोले, अभी दिल में ठंडक पड़ गई ना तेरे? उसके पास अभी अपने बड़े भाई के सवालों के कोई जवाब नहीं थे और ना वो उन लोगों की तरफ अपनी आंखें उठाकर उन्हें देखने की हालत में था। अब राघव बहुत बुरी तरीके से उस पर चिल्लाते हुए बोले, अरे पिछली बार हमारी वजह से वो बच्ची मौत के मुंह में जाकर वापस आई, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें जरा भी अकल नहीं आई और हमने बिना कुछ सोचे समझे उस बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, है ना? तभी मान ने इतनी देर में पहली बार अपना मुंह खोला और राघव की तरफ देखकर अपनी बिल्कुल धीमी आवाज में उनसे बोला, भाई अंडस्को। राघव ने उसे उसके बाद आगे बोलने का मौका तक नहीं दिया और उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए उससे बोले, शट अप मान, आज तक तूने ऐसी बहुत सी गलतियां की और हमने उसके लिए कभी तुझे कुछ नहीं बोला, पर आज हमें उसका पछतावा हो रहा है। अगर तभी तुझे 2 थप्पड़ लगाकर तुझे सही रास्ता दिखाते और अपने गुस्से पर काबू रखना सिखाते तो आज हमें तेरे इस गुस्से की वजह से इतनी बड़ी कीमत ना चुकानी पड़ती। अब तो मयंक भी वहां आए और मान को घूरते हुए बोले, तू घर में सबसे छोटा था, इसी वजह से हमने कभी तुझे डांटा नहीं, मारा नहीं, पर आज देख हमारी यही गलती हमें कहां लेकर आई। मान अपने दोनों भाइयों की बातें सुन रहा था और अभी उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वो उनकी बातों को झूठला भी नहीं सकता था, क्योंकि वो जो कुछ भी कह रहे थे वो सच था और उनकी बात सुनकर उनके पेरेंट्स राज जी और साधना जी भी इससे सहमत थे।
तभी राघव ने मान की तरफ देखते हुए उससे पूछा, हाँ, और तूने क्या बोला था उसे कि तू उसकी जान ले लेगा, और तुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ तू कर पाता? ये सब करने के पहले मैं तेरी जान ना ले लेता? जब मान ने उनका क्वेश्चन सुना, उसने गिल्ट की वजह से अपनी आंखें बंद की। उसे देखकर राघव अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोले, भले ही तू मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, पर अब नहीं, क्योंकि अब मैं सबसे ज्यादा प्यार तेरी बेटी से करता हूँ। मेरे और मयंक के लिए वो बच्ची हमारे अपने बच्चों से कहीं ज्यादा मैटर करती है। मयंक खुद अपने बड़े भाई की इस बात से सहमत होकर अपने छोटे भाई से बोले, हाँ, और आज मैं तुझे एक बात बता दूं कि तेरी वजह से हमारी मन्नत को कुछ भी हुआ तो मैं मार मार कर तेरी खाल उधेड़ दूंगा, याद रखना। मयंक गुस्से की वजह से बेकाबू हो रहे थे और अपने भाई के गुस्से को जानते हुए राघव उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींचते हुए बोले, चल मयंक, यहाँ इसके मुंह लगने से हमें हमारी बच्ची नहीं मिलेगी। हम फिर एक बार उसे ढूंढते हैं और इस बार वो हमें मिल जाएगी। अभी मयंक ने भी उनका सिर हिलाया और वो वहां से मन्नत को ढूंढने के लिए जाने ही वाले थे, पर तभी उन्हें ऊपर से समीक्षा की आवाज आई, जो अपनी डरी हुई आवाज में तानिया को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, तानिया रुको अंडरस्को। तानिया ऊपर से नीचे आ रही थी। उसके पेट पर ड्रेसिंग थी और उसका हाथ उसके ड्रेसिंग पर रखा था। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मन्नत के लिए डर और चिंता साफ मौजूद थी और साथ ही साथ मान के लिए बेहद गुस्सा भी दिख रहा था। इसी के चलते वो अपनी बेहद भयानक आवाज में चिल्लाए, मिस्टर मान कपूर अंडरस्को। जैसे ही मान ने तानिया को ऐसे भागकर ऊपर से नीचे आते हुए देखा, वो अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, प अंडरस्को पीहू संभल का अंडरस्को। तानिया ने उसे उसकी बात पूरी भी नहीं करने दी और अगले ही पल उसके गाल पर एक थप्पड़ लगाकर उसे अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, बंद करो अपना ये झूठा दिखावा। अगर तुम्हें सच में मेरी परवाह होती तो मेरी बच्ची को यूं ब्लेम नहीं करते। अरे कुछ तो सोचा होता तुमने, कम से कम इतना तो समझते कि एक बच्ची अपनी माँ को क्यों तकलीफ पहुंचाएगी। हाँ, अगर उसने ऐसा किया है तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। अचानक से तानिया ने मान का कॉलर पकड़ा और रोकर उससे जवाब मांगते हुए बोली, अरे अपनी औलाद है, जिसे मैंने अपने खून से सींचा था और जो अपने मम्मा डैडा से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो ऐसा कैसे करेगी? कुछ तो दिमाग लगाते ना। पर नहीं, तुमने अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दिया और क्या बोले थे तुम मेरी बेटी से कि तुम उसकी जान ले लोगे? अगले पल उसने मान का कॉलर छोड़ा और अपने आंसू पोंछे। अभी उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वो अपनी गुस्से भरी आंखों से मान को घूरते हुए बोली, उस तक पहुंचने से पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगी मान, क्योंकि आज अगर तुम मेरे पास हो और तुम्हें तुम्हारी पीहू मिली तो वो भी सिर्फ उसकी बदौलत। पर तुमने क्या किया? उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर उसे खुद की ही नजरों से दोषी बना दिया। इसी के साथ तानिया वहां मौजूद सोफे पर बैठी और चिंता की वजह से अपने चेहरे को अपने हाथों से रब करते हुए मान से बोली, जब उसने मुझे हक किया मेरा बच्चा रोने लगा था। मैं उसकी आंखों में बेबसी देख पा रही थी। उसे उसका गिल्ट खा रहा था। उसे ये नहीं करना था, पर मेरा छोटा सा बच्चा मजबूर था। मैंने उसकी मजबूरी देख ली, पर तुम कैसे नहीं देख पाए मान? क्या उसके लिए तुम्हारा प्यार सिर्फ एक दिखावा था, जो तुम अपनी बच्ची की बेबसी नहीं समझ पाए? तानिया की इन बातों ने, उसके सवाल ने मान को अब एक आईना दिखा दिया था और उसे अभी समझ में आ रहा था कि उसने अपने गुस्से की वजह से इस बार सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अभी उसके पास पछतावे के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अब तानिया मान के आगे पूरी तरह से टूटते हुए बोली, क्यों मान? मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ होगा, किस हालत में होगा। पहले ही उसके सिर पर तरुण शाह के नाम का इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा था और ऐसे में वो को अचानक से उसे कल रात का वो सीन याद आया, जिस वजह से उसकी रूह कांप गई और उसके दिल में डर बैठ गया। पर तभी तानिया मान की तरफ देखकर अपनी बेहद ही प्लेन आवाज में उससे बोली, आई स्वेयर ऑफ माय मन्नत की अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं जिंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी मिस्टर मान कपूर, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है। वैसे मान को तानिया की बातों से हट हो रहा था, क्योंकि अभी तानिया बहुत चिढ़ गई थी। मान ने भी तो गलती की और उसकी सजा भी उसे भुगतनी ही थी। तभी मान ने तानिया की तरफ देखा और अपनी हट आवाज में उससे बोला, डोंट से लाइक दैट पीहू, वो मेरी भी बच्ची है अंडरस्को। तभी अनएक्सपेक्टेडली ऋषभ पहली बार अपने चाचू पर चीखते हुए उनसे बोला, वाह, लगता है आपको याद आ गया कि वो आपकी बेटी है, क्योंकि जब आप उसे सुना रहे थे तब आप ये बात पूरी तरह से भूल ही चुके थे कि आप उसके बाप हैं और वो आपकी बेटी। अरे कोई बाप अपनी बेटी से ये सब कहता है क्या? क्या गुजरी होगी उस बच्ची पर, आपको इस बात का जरा सा अंदाजा भी है? वैसे ऋषभ के इस बिहेवियर से सब हैरान हो गए थे,
क्योंकि सबको पता था कि ऋषभ उसके मान चाचू का चहेता है और इसी वजह से वो एक बार के लिए अपने दादू के भी खिलाफ जाएगा, लेकिन कभी अपने मान चाचू के अगेंस्ट नहीं जाएगा। पर आज वो मन्नत के लिए अपने मान चाचू पर चिल्ला रहा था। ऋषभ मान को और ज्यादा गिल्टी फील करवाते हुए आगे उससे बोला, आप जानते हो मैंने अपने डैड और मयंक चाचू इनफैक्ट दादू से भी ज्यादा रिस्पेक्ट आपको दी, सबसे ज्यादा आपकी बात मानी, पर आज आपने जो किया ना उसके बाद मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी। अब अपने बड़े भाई की बातों से सहमत होकर माहिर भी अपनी गुस्से भरी नजरों से अपने चाचू की तरफ देखकर उनसे बोला, आपने तब वो सब गुस्से में बोल दिया, पर वाहेगुरु जी ना करे अगर मन्नत को कुछ भी हुआ तो सबसे ज्यादा गिल्ट में आप ही रहोगे और कहीं ये गिल्ट आपकी जान ना ले ले चाचू। वैसे अभी तानिया के पास मान से कहने के लिए कुछ बचा नहीं था, उसे सिर्फ उसकी बेटी सही सलामत चाहिए थी। तानिया ने ऋषभ और अथर्व की तरफ देखा और उनके आगे गिड़गिड़ाते हुए उनसे बोली, अंडस्को अथर्व, ऋषभ प्लीज मेरी परी को वापस ला दो, मैं नहीं रह पाऊंगी अपनी बच्ची के बिना, प्लीज उसे वापस लेकर आओ। जब ऋषभ ने अपनी चाची को इस हालत में देखा, उसका दिल पसीज गया और वो अपनी चाची को गले लगाकर उन्हें यकीन दिलाते हुए बोला, चाची आप डरो मत, प्रिंसेस जहां भी होगी हम उसे ढूंढ निकालेंगे और वाहेगुरु जी है ना, वो पक्का हमारी हेल्प करेंगे बेबी को ढूंढने में। ऋषभ ने वहां खड़े अथर्व की तरफ देखा और उससे बोला, चल अथर्व। इसी के साथ वो सभी यंगस्टर्स मन्नत को ढूंढने के लिए वहां से निकल गए। वही तानिया अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, वाहेगुरु जी प्लीज मेरी परी को ठीक रखना, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं क्या करूंगी। जहां वो खुद अपनी बेटी के लिए तड़प रही थी, वही प्रीत उसे सबसे बड़ा झटका देते हुए उससे बोली, इस बार प्रिंसेस घर आई तो हम उसे अपने साथ वापस लेकर जाएंगे तनु। जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने ये बात सुनी, उन सभी के होश उड़ गए और सबसे ज्यादा शौक तो मान और तानिया को ही लगा। उन्हें एक पल के लिए ऐसे लगा जैसे प्रीत ने उनसे उनकी सांसें ही छीन ली हो। तानिया झट से अपने पैरों पर खड़ी हुई और प्रीत की तरफ आकर उसका हाथ पकड़ते हुए उससे बोली, नहीं प्रीत, प्लीज ऐसा मत कर अंडस्को। उसकी आधी बात सुनते ही प्रीत तानिया पर भड़कते हुए बोली, तो क्या चाहती है तू, मैं उसे यहां मरने के लिए छोड़ दूं? जब तानिया ने प्रीत की ये बात सुनी, उसने अपना सिर नामे हिलाया और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। वही प्रीत तानिया और मान की तरफ देखकर उन दोनों से बोली, भले ही तुम दोनों उसके पेरेंट्स हो पर वो हमारे दिल के काफी करीब है और मैं अपनी बच्ची को इतनी तकलीफ में कैसे देखूं। अचानक से प्रीत की आंखों के आगे वो पल आया जब मान ने मन्नत पर हाथ उठाया था। इसी वजह से वो अपनी गुस्से भरी नजरों से मान की तरफ देखते हुए तानिया से बोली, तुझे पता है हमने उसे बहुत नाजों से पाला है तनु, कभी उस पर अपनी आवाज तक ऊंची नहीं की और ना ही कभी हाथ उठाया, पर यहाँ उसके साथ देख क्या हो रहा है। प्रीत खुद उस बच्ची को उसके पेरेंट्स से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी सिचुएशन जो हुई थी उसके हिसाब से प्रीत को यहाँ का माहौल मन्नत के लिए ठीक नहीं लग रहा था। इसी के चलते वो अपने दिल पर पत्थर रखकर फैसला करते हुए बोली, मैं उसे ऐसे माहौल में नहीं रहने दूंगी, बहुत सेंसिटिव है बच्ची, उसके आते ही आई विल टेक हर विथ मी। तानिया पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो बार बार अपना सिर नामे हिला रही थी। वही मान खुद प्रीत की तरफ देखकर बोला, न अंडस्को नहीं, रहेजा मेंशन आश्व का रूम। अभी मन्नत आश्व की गोद में बैठी थी और उसका सिर आश्व के सीने पर था। आश्व मन्नत के बालों को सहला रहा था और बार बार उसके माथे को चूम रहा था। वो सब अभी भी वही थे और वहां से कोई हिला भी नहीं था सिवाय सिया और कनिका के। तभी सिया कनिका के साथ रूम में आए और अभी कनिका के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें प्लेट थी और उसमें नॉर्मल लाइट फूड था। सिया ने उस ट्रे में से वो प्लेट उठाई और उसे लेकर आश्व के पास आए। सिया आश्व को वो प्लेट पकड़ाने के बाद मन्नत की तरफ देखकर अपने सबसे छोटे देवर से बोली, आश्व पता नहीं बच्ची ने कुछ खाया भी है या नहीं, तुम इसे ये खिला दो। अब आश्व ने भी मन्नत को उसकी गोद में ठीक से बिठाया और अपनी भाभी के पास से वो प्लेट लेते हुए बोला, जी भाभी। मन्नत पूरी तरीके से ब्लैंक होकर वहां बैठी थी, उसका ध्यान किसी भी चीज में नहीं था। वहां कौन मौजूद है या कौन क्या बातें कर रहा है, कुछ भी उसने नहीं देखा और ना उसमें कुछ सोचने समझने की हिम्मत थी। आश्व ने मन्नत की तरफ देखा और धीरे से उसे उसके ख्यालों से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए बोला, परी अंडस्को। आश्व की आवाज सुनते ही मन्नत ने सिर्फ एक बार अपनी पलकें झपकाई, जिसे देखकर आश्व उसके बालों को सहलाते हुए आगे बोला, चलो कुछ खा लो, फिर दवाई भी लेनी है। मन्नत आश्व की तरफ देखे बिना ही अपनी एकदम प्लेन इमोशनलेस आवाज में बोली,
भूख नहीं है वीर अंडरस्को। मन्नत ने अपने मुंह से इतना बोला ही था कि तभी आश्व अपनी एकदम सर्द आवाज में मन्नत से बोला, मैं आपके कोई एक्सक्यूज नहीं सुन रहा, आप चुपचाप आ करो, वरना मुझे मेरे इस जिद्दी बच्चे को हैंडल करना अच्छी तरह से आता है। आश्व की सर्द आवाज सुनकर मन्नत घबरा गई और उसने आश्व को टाइटली हग किया। वो उसके सीने में अपना चेहरा छिपाकर अपनी रुआसी आवाज में उससे बोली, न अंडरस्को नहीं खाना। उसे ऐसे देखकर शिखा आगे आए और वो मन्नत के बालों पर से अपना हाथ फेरते हुए मन्नत से बोली, बेटा ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप खाना पीना छोड़ दोगे तो इससे आपकी हेल्थ पर इफेक्ट हो सकता है। आश्व अपनी मॉम की बातों से सहमत होते हुए अपनी प्रोफेशनल टोन में मन्नत से बोला, हाँ और मैं ये नहीं होने दूंगा। परी मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक तो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह वीर की बात मानो या फिर मैंने आपको इंजेक्शन और आईवी लगा देनी है अंडरस्को। इंजेक्शन और आईवी का नाम सुनते ही मन्नत की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने झट से आश्व के सीने से अपना चेहरा निकाला और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो आश्व की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें अभी खून से भी ज्यादा लाल हो चुकी थी और रोने की वजह से सूज भी चुकी थी। अगले ही पल वो उन सबको सिवाय आश्व और शिखा के हल्का सा झटका देते हुए बोली, नो नहीं नहीं, मैं खा लूंगी। इस पर आश्व बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराकर उसके गालों को चूमते हुए बोला, ये हुई ना बात। इतना कहकर आश्व मन्नत को धीरे धीरे खाना खिलाने लगा और मन्नत छोटे बच्चों की तरह बहुत धीरे धीरे वो निवाले चबा रही थी, लेकिन आश्व पूरे सब्र के साथ उसे खाना खिला रहा था। आश्व के अंदर इतना सब्र देखकर उसकी पूरी फैमिली जैसे वहां जम सी गई थी, स्पेशली उसके डैड और दोनों भाई, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका सबसे छोटा बेटा कैसा है। आश्व इतने सब्र से काम लेने वाला बिल्कुल नहीं था। उसे सब चीज जल्दी जल्दी चाहिए होती थी और अगर उसके हिसाब से कोई चीज ना हो तो वो पूरी तरह से चिढ़ जाता था। चिढ़ने पर उसके अंदर का ज्वालामुखी एकदम से फट जाता था, जो किसी के लिए भी सही नहीं होता। आश्व मन्नत को खाना खिला रहा था और वो सब वहीं खड़े रहकर प्यार से मन्नत को निहार रहे थे। तभी वहां एक मेड आई और सिया की तरफ देखकर उससे बोली, सिया मैम, अनय बाबा उठ गए। अनय का नाम सुनते ही मन्नत ने सिया की तरफ देखा। वैसे मन्नत तो वहां सबको जानती थी, इसी वजह से उसे किसी से स्पेशल इंट्रो की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो अनय से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वैसे भी एक छोटी बच्ची जैसे नेचर वाली को बच्चे तो पसंद होंगे ही ना। यही वजह थी कि अनय का नाम सुनते ही उसकी आंखों में एक छोटी सी चमक आ गई थी। उन सबने वो चमक देख ली और इसी वजह से शिखा अपनी बड़ी बहू की तरफ देखकर उससे बोली, सिया उसे यहाँ लेकर आओ। सिया ने भी उसका सिर हिलाया और बात को समझते हुए अपनी सास से बोली, जी माँ। अब तक मन्नत का खाना हो चुका था, हालांकि उसने बहुत ज्यादा नहीं खाया, बिल्कुल थोड़ा सा खाया, फिर भी खाया था और इसी वजह से आश्व को थोड़ी तसल्ली हो गई थी। आश्व ने उसे पानी पिलाया और वहां पड़े नैपकिन से वो उसका मुंह पोंछ ही रहा था कि तभी सिया छोटे से अनय को लेकर रूम में आए। सिया ने मन्नत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपने बेटे से बोली, बेबी देखो वहां कौन है। जैसे ही छोटे से अनय ने मन्नत को देखा, उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई और उसकी आंखों में भी चमक आ गई। वो अपने हाथों से तालियां बजाते हुए अपनी चहकती हुई आवाज में उनसे बोला, वाह प्लिटी प्लिटी गर्ल। उसकी इतनी प्यारी सी बात सुनकर सबके होठों पर स्माइल आई। वही मन्नत अनय की तरफ देखकर अपनी हल्की सी स्माइल के साथ आश्व से बोली, ही इज सो क्यूट। मन्नत ने सिया की तरफ देखा और उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, भाभी आप मुझे इसे अपनी गोद में लेने दोगे प्लीज। मन्नत को लगा था कि सिया अपने बेटे को उसकी गोद में नहीं देगी, क्योंकि जितना मन्नत को पता था रहेजा फैमिली उसकी फैमिली से बेहद नफरत करती थी और इसी के चलते हो सकता था कि वो लोग भी उससे नफरत करें। अब मन्नत को यही लग रहा था कि शायद वो लोग उसे उनके घर से बाहर निकाल देंगे, जिस वजह से उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। वो अपने वीर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी और ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं, जब उसे सबसे ज्यादा उसके वीर की जरूरत थी। अपने इस डर के चलते मन्नत ने सिया से पूछा था, क्योंकि उसे थोड़ा डाउट था कि सिया अनय को मन्नत को उसके गोद में नहीं लेने देगी। पर तभी सिया मन्नत के सभी डाउट्स क्लियर करके अपनी छोटी सी स्माइल के साथ मन्नत से बोली, अरे आप प्लीज क्यों बोल रहे हो, आप बिल्कुल ले सकते हो इसे, पर थोड़ा संभल कर, हाँ क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा शैतान है अंडरस्को। अपनी बड़ी भाभी की बात सुनकर आश्व हंसते हुए बोला, भाभी यू डोंट नो हर, अगर चैंप शैतान है तो ये लड़की शैतानों की सरदार है। जब मन्नत ने आश्व के मुंह से सरदार शब्द सुना, वो अपनी नाक को रब करते हुए आश्व से बोली, वीर आई एम फीमेल एंड नॉट सरदार।
इस बार आश्वा ने उसकी परी के आगे खुद को सरेंडर करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाया और अपना सिर नीचे झुकाते हुए उससे बोला, माय मिस्टेक परी, आप तो शैतानों की नानी मम्मा हो। जैसे ही छोटे से अनय ने अपने चाचू की बात सुनी, वो अपनी प्यारी प्यारी आंखों से आश्वा को घूरते हुए उससे बोला, चाचू आप अनय की चाची को गुस्सा कर रहे हो। अनय की इस बात पर सब हंसने लगे। मन्नत ने भी मुस्कुरा दिया, पर तभी उन लोगों ने एक बात नोटिस। कुशल ने अपने बेटे की तरफ देखा और उससे पूछा, एक मिनट यू लिटिल मॉन्स्टर, आपसे किसने कहा कि ये आपकी चाची है? अपने डैड का सवाल सुनकर उसने झट से अपना सिर इधर से उधर हिलाया और अपना छोटा सा प्यारा सा पाउट बनाकर कुशल से बोला, किसी ने नहीं, मुझे पता है, ये चाचू की गोदी में बैठी है और चाचू की गोदी में सिर्फ चाची बैठती है। उसके एक्सप्रेशन, उसकी क्यूट सी बातें सुनकर मन्नत का तो उस पर दिल ही आ गया था। वही अब आश्वा ने अनय की तरफ देखकर उससे पूछा, आपको कैसे पता कि चाचू की गोदी में सिर्फ चाची बैठती है? अगले ही पल छोटा सा अनय अपने विहान चाचू की तरफ उंगली दिखाकर उन पर पूरा गेम टर्न करते हुए उन सबसे बोला, मुझे विहान चाचू बोले। जैसे ही विहान ने उस छोटे शैतान की बात सुनी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो बिना अपनी पलकें झपकाए एकटक अनय को ही देखने लगा। तभी कुशल अपने छोटे भाई पर फट पड़ते हुए उससे बोला, विहान, तू मेरे बच्चे को बिगाड़ रहा है। अपने बड़े भाई की डांट खाकर विहान ने अपनी आंखों को रोल किया और अपना आधा टेढ़ा मुंह बनाते हुए अपने बड़े भाई और साथ ही साथ अपनी प्यारी भाभी को सबके सामने एम्बेरस करते हुए बोला, हाँ तो आप कौन सा उसे सुधार रहे हो? जरा पूछो अपने बेटे से, तब पता चले कि उसे आप दोनों की सारी कारस्तानियां पता है। ये सुनते ही जहां सिया का चेहरा किसी उबले हुए टमाटर की तरह लाल हो गया, वहीं कुशल विहान पर हल्का सा चिल्लाते हुए बोला, अबे ओए चुप कर अंडस्को। वो बात कर ही रहा था कि तभी कबीर उन दोनों को बीच में रोकते हुए अपनी सर्द आवाज में उनसे बोले, तुम दोनों चुप बैठो, बच्चों के आगे ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अपने डैड की बात सुनकर आश्वा अपनी बेहद ही धीमी आवाज में अपने आप से ही बोला, हाँ हाँ, जैसे आपको बड़ी शर्म आती है जब आप हमारी मम्मा को किस करते हो। वैसे उसकी बात मन्नत ने सुन ली थी और इसी वजह से मन्नत की हंसी छूट गई। तभी सिया ने छोटे से अनय को मन्नत की गोद में बिठा दिया और अपनी चाची को सॉरी होने वाली चाची की गोद में बैठते ही अनय मन्नत के चबी गालों को अपनी छोटी छोटी उंगलियों से छूने लगा। अनय उसे अपने छोटे छोटे से दांत दिखाकर उसे गले लगाते हुए बोला, चाची यू आल शो प्लिटी। उसकी इतनी प्यारी कॉम्प्लीमेंट सुनकर मन्नत का तो दिल ही पिघल गया और वो अनय के गालों को हल्का सा पिंच करके उसके गालों को चूमते हुए बोली, पर आप तो मुझसे भी क्यूट हो। तभी अनय ने अपने आश्वा चाचू की तरफ देखा और उससे पूछा, चाचू आप इनसे प्यार करते हो? आश्वा अनय के छोटे छोटे बालों को ठीक करते हुए उससे बोला, हाँ जी मेरे चूहे, चाचू इनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पर आप ये क्यों पूछ रहे हो? अगले ही पर अनय आश्वा और मन्नत के साथ साथ उन सभी को मिनी हार्ट अटैक देते हुए अपने चाचू से बोला, तो फिर आपका भी छोटू शाह बेबी आएगा मेरे साथ खेलने। वैसे आश्वा ने मन्नत को सुला दिया था और वो अभी सो गई थी, पर उसके चेहरे पर स्वेलिंग साफ नजर आ रही थी, जो बहुत ज्यादा रोने की वजह से आई थी। साथ ही साथ उसका चेहरा भी पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। आश्वा ने उसके हाथ को ठीक से एक पिल्लो पर रखा था, ताकि नींद में वो गलती से भी अपने हाथ को हट ना करें या फिर उस वजह से उसकी नींद ना खुले। आश्वा ने सोती हुई मन्नत को ठीक से कवर किया और फिर उसके माथे को चूमकर उसके बालों को सहलाते हुए खुद से ही बोला, हे वाहेगुरु जी, मेरे बच्चे को इन सबसे लड़ने की हिम्मत देना। मैं तो हमेशा से ही इसके साथ रहूंगा इसकी ढाल बनकर, पर फिर भी इसे इसके बाबाजी की भी जरूरत है। आश्वा ने धीरे से मन्नत का एक हाथ पकड़ा जिसमें चोट नहीं थी, और वो मन्नत के उस हाथ पर किस करते हुए अपनी इमोशनल आवाज में मन्नत से बोला, आई लव यू सो मच वीर की जान, आप बस ठीक हो जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तभी अचानक से उसका ध्यान उसके फोन पर पड़ा, जो वहां मौजूद साइड टेबल पर रखा हुआ था। उसे इन सारे चक्कर में ये याद ही नहीं रहा कि उसने उसका फोन साइलेंट मोड पर रखा था। जब उसने उसका फोन उठाया और उसमें देखा, तब उसकी आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि उसमें समीर, मोक्ष यहां तक कि सभी भाइयों की तरफ से ढेर सारे मिस कॉल्स थे। वैसे उनके मिस कॉल देखकर आश्वा समझ गया था कि उन लोगों ने उसे किस लिए फोन किया था, फिर भी आश्वा को अभी उन लोगों से इतना लेना देना नहीं था। वो मन्नत की वजह से उन लोगों को चांस दे रहा था, लेकिन अभी उन लोगों ने उसकी मन्नत को ही इतना हट किया था, जिसके बाद आश्वा उन्हें चांस देना तो दूर उनके करीब भी जाना जरूरी नहीं समझ रहा था।
वो सारे मिस कॉल्स देखकर आश्वा खुद से ही बोला, लगता है कपूर एम्पायर में तूफान आया है और आना भी चाहिए। आप लोगों ने, स्पेशली मान कपूर ने सबसे बड़ी गलती कर दी। मेरे वार्न करने के बावजूद भी उन्होंने मेरी परी का ध्यान नहीं रखा पर उल्टा बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अभी अचानक से आश्वा की गुस्से की वजह से मुठियां कस गई और वो अपनी बेहद ज्यादा गुस्से भरी आवाज में बोला, मैं भले ही पिछले सारी गलतियों के लिए मान कपूर को माफ कर देता पर इस गलती के लिए कभी नहीं करूंगा। उनकी एक गलती मुझे कितनी भारी पड़ सकती थी ये नहीं सोचा उन्होंने, तो अब मैं भी उनके बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। आश्वा ने एक नज़र मन्नत की तरफ देखा और फिर वहां से अपना फोन लेकर उठाते हुए बोला, अब वो लोग आश्वा रहेजा का वो रूप देखेंगे जिसे सारी दुनिया देखती है। वो मेरे आगे हाथ पैर जोड़े गिड़गिड़ाते रहे पर मैं उन्हें मेरी परी के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। अब उन्हें उनकी मन्नत के लिए तरसना होगा पर मैं उनको मेरे बच्चे के करीब तक नहीं आने दूंगा। आश्वा उसके रूम से बाहर आया और फिर उसने धीरे से दरवाजा बंद किया ताकि मन्नत को डिस्टर्ब ना हो। वो जैसे ही बाहर आया उसने सबसे पहले समीर को कॉल लगाया। कपूर एम्पायर अभी वो सब बेजान होकर वहां बैठे थे क्योंकि मन्नत का बिल्कुल भी अता पता नहीं लगा था। तानिया किसी पुतले की तरह वहां बैठी थी और मान की हालत भी वैसे ही थी, वो खुद बेजान सा होकर वहां बैठा था। सभी बच्चे वहीं पर थे, तभी अचानक से समीर का फोन बजने लगा। जब समीर ने फोन पर आईडी चेक की तभी उसे फोन स्क्रीन पर आश्वा का नाम फ्लैश होते हुए दिखा। उसे देखते ही समीर उन सब से बोला, आश्वा भाई का कॉल है। तभी ऋषभ ने उसे कॉल उठाने का इशारा किया। समीर ने जैसे ही कॉल उठाया तभी उसे आश्वा की बेहद सर्द आवाज सुनाई दी, क्या हुआ, किस लिए फोन किया था मुझे? तभी समीर अपनी डरी हुई आवाज में आश्वा से बोला, वह अंडस्को भाई मन्नत, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हमने मुंबई को कोना कोना छान मारा पर वो हमें नहीं मिली अंडस्को। अगले ही पल समीर को सबसे बड़ा झटका देते हुए आश्वा अपनी रुड आवाज में बोला, वो तुम लोगों को मिलेगी भी नहीं क्योंकि उसे जहां पहुंचना था वो वहां पहुंच गई। मेरी परी मेरे पास है और अब वो यहां से कहीं नहीं जाएगी। जैसे ही समीर ने आश्वा की ये बात सुनी वो एकदम बेफिक्र हुआ और अपने सीने पर हाथ रखकर चैन की सांस लेते हुए बोला, मन्नत आपके पास है, थैंक गॉड कि वो आपके पास है अंडरस्को। जैसे ही उन सब ने समीर की बात सुनी वो सब उसकी तरफ ही देखने लगे क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मन्नत आश्वा के साथ होगी। उसे तो रोहन शाह लेकर गया था, लेकिन जब उन लोगों ने सुना कि मन्नत आश्वा के पास है तब वो समझ गए कि मन्नत बिल्कुल सही जगह पर है और सेफ है, उन्हें मन्नत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वही जब समीर ने उसकी बात सुनी तब वो भी पूरी तरह से रिलैक्स हो गया था, लेकिन अगले ही पल आश्वा अपनी बेहद ही ज्यादा तेज आवाज में उस पर चिल्लाते हुए बोला, क्या थैंक गॉड, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट हर, तुझे लग रहा है कि वो मेरे पास है तो ठीक होगी है ना? इधर आश्वा फोन पर बातें करते करते ही नीचे आ रहा था। नीचे सब लोग बैठे थे और जब उन लोगों ने आश्वा को ऐसे चिल्लाते हुए देखा वो समझ गए कि वो पक्का कपूर फैमिली में से ही किसी से बात कर रहा था। इसी वजह से आश्वा बेहद ज्यादा गुस्से में था और उसका गुस्सा करना बनता भी था। अब उन लोगों ने आश्वा को ना रोका और ना उसके बीच में बोलने की कोशिश की। वही जब आश्वा नीचे आया वो फिर एक बार समीर पर बम की तरह फटते हुए उससे बोला, पता है अभी मुझे तुम लोगों पर और सबसे ज्यादा मान कपूर पर गुस्सा आ रहा है। अगर तुम लोग मेरे सामने भी आए तो बिना कुछ सोचे समझे मैं तुम लोगों की जान ना ले लूं। जैसे ही समीर ने आश्वा की इतनी ऊंची आवाज सुनी वो खुद भी डर गया और फिर आश्वा के गुस्से को शांत करने की कोशिश करके अपने मान चाचू को अपनी तेज नजरों से घूरते हुए बोला, आई नो भाई, चाचू ने जो किया वो गलत था पर आप उनकी वजह से हमारी मन्नत को हमसे दूर नहीं कर सकते। ये सुनते ही आश्वा पागलों की तरह हंसने लगा और फिर अपनी भयानक आवाज में बोला, तुम्हारी मन्नत, वो तुम्हारी नहीं मेरी है और तुझे पता भी है कि तेरे चाचू की बेवकूफ़ी की हम लोगों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। तुम लोगों की वजह से मेरी मन्नत को वो सब झेलना पड़ता जो उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये सब सोचकर ही आश्वा का दिल फटा जा रहा था और उसने झट से अपना सिर नामे हिलाया और समीर से बोला, नहीं, मैं उसे फिर से वहां नहीं भेजूंगा अंडस्को। इधर जब समीर ने आश्वा की ये बात सुनी वो खुद कंफ्यूज हुआ और साथ ही साथ गुस्सा भी हुआ कि आश्वा फिर एक बार मन्नत को उन सब से दूर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे खुद ये नहीं पता था कि उसके अपने चाचू ने मन्नत को उन सब से कितना ज्यादा दूर कर दिया था और अभी आश्वा सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा था। समीर अपनी जगह पर से उठा और आश्वा पर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए बोला, आप ऐसा नहीं कर सकते अंडस्को।
अब इस पर आश्व अपनी शातिर मुस्कुराहट के साथ समीर से बोला, मैं करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम लोग उसके लिए जो चाहे वो कर लो, पर मेरी परी फिर से वहां नहीं आएगी और ना ही मैं तुम लोगों को उसकी एक झलक देखने दूंगा। कपूर्स ने शायद आश्व रहेजा को बहुत हल्के में ले लिया, पर अब मैंने तुम लोगों को रुलाकर नहीं छोड़ा तो मैं भी मेरी परी का वीर नहीं। आश्व की बातें सुनकर समीर को उससे कुछ अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे थे। उसे फिर से आश्व के नेचर में कुछ खटक रहा था, जैसे वो अभी उसके पहले वाले रूप में आ गया हो, जब वो मन्नत को उन कपूर्स के पास बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। वैसे आश्व अभी पहले की तरह बन चुका था और उसे ये पता भी चल गया था कि मन्नत का कपूर्स के करीब जाना मतलब उसकी अपनी जान को कितना बड़ा खतरा था। अगले ही पल आश्व अपनी बेहद सर्द आवाज में समीर से बोला, तुम कपूर्स को रहेजा का जो उखाड़ना है उखाड़ लो, पर मैं मन्नत को वहां वापस जाने तो क्या, पर तुम लोगों को उसे छूने तक नहीं दूंगा अंडरस्को। उसकी ये बात सुनते ही समीर भी अपने प्लेन आवाज में आश्व से बोला, यू कांट। वो कपूर फैमिली की बेटी है अंडरस्को। आश्व ने उसे उसकी बात पूरी करने का मौका तक नहीं दिया और वहां मौजूद एक चेयर को गुस्से की वजह से किक करते हुए गुस्से में अपने दांत पीसकर बोला, नहीं, वो आश्व की बच्ची है एंड मेरे होते हुए मैं तुम में से किसी को भी फिर से उसे हट नहीं करने दूंगा। बहुत खेल लिया तुम लोगों ने उसके इमोशंस के साथ, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी के साथ उसने अपना फोन नीचे जमीन पर पटक दिया, क्योंकि उसे बेहद ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके गुस्से को देखकर शिखा अपने बेटे के पास आई और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, आशु काम डाउन अंडरस्को। अब आश्वर इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो गुस्से की वजह से कांप रहा था। उसका चेहरा भी पूरा लाल हो चुका था और ये उसके लिए अच्छा नहीं था। वो अपना गुस्सा काबू नहीं कर पा रहा था। अब वो अपनी मॉम पर भी थोड़ा भड़कते हुए उनसे बोला, आई कांट मॉम। इतना सब कुछ होने के बाद हाउ कैन दे एक्सपेक्ट कि मैं परी को वहां उनके पास भेजूंगा। तभी कुशल अपने छोटे भाई की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, अरे आज उस्मान कपूर ने परी पर इल्जाम लगाया, कल चलकर वो मेरी मन्नत को होम ना कर दे। जैसे ही आश्वा ने उसकी बात सुनी, उसने डर की वजह से अपना सिर नामे हिलाया और बोला, नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अगर मेरी परी को कुछ भी हुआ तो मैं पूरी दुनिया राख कर दूंगा। उसके एक्सप्रेशन, उसके गुस्से को देखकर विहान धीरे से अपने डैड से बोला, आई कैन सी सो मच प्रोटेक्टिव एंड पजेसिव फॉर हर। इस पर कबीर अपने बेटे को जवाब देते हुए बोले, हाँ, रहेजा का खून है और रहेजा फैमिली के सभी मर्द उनकी औरतों के लिए हमेशा से ऐसी ही ओवर पजेसिव और प्रोटेक्टिव रहे हैं। उनकी इस बात से विहान पूरी तरह से सहमत हुआ और अपना सिर हिलाते हुए बोला, यू आर राइट डैड। अब कुशल अपने सबसे छोटे भाई को शांत करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आशु शांत हो जा। देख, अगर तूने गुस्से की वजह से अपना बीपी बढ़ाया तो तू उसका ख्याल कैसे रखेगा। वैसे सिया ने भी इसमें उसके पति का सपोर्ट किया और अपने सबसे छोटे देवर की तरफ देखकर उसे समझाते हुए बोली, तुम्हारे भाई ठीक कह रहे हैं। अभी अगर मन्नत की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी है तो उसके लिए तुम्हें तैयार भी रहना होगा, क्योंकि जितना मैंने नोटिस किया, शी इज लिटिल बिट नॉटी एंड टू सेंसिटिव चाइल्ड। अपनी भाभी की बात सुनकर आश्वा एक जगह पर बैठ गया और अपने सिर पर हाथ रखकर अपने इमोशनल आवाज में वो सिया से बोला, आप ठीक बोल रहे हो भाभी। वो ना सबको दिखाती फिरती है कि लुक आई एम सो स्ट्रांग एंड आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, पर ये सब बस एक बाहरी दिखावा है ताकि कोई भी उसका दिल ना देख पाए, जो किसी कांच की गुड़िया से भी कहीं गुना ज्यादा नाजुक है। अब उसके आंखों से आंसू निकलने लगे और वो उन लोगों की तरफ देखकर अपनी बेबसी भरी आवाज में उनसे बोला, आप सब जानते हो कि एक बार शीशे के टूटने पर वो वापस नहीं जुड़ता, वैसे ही मेरी परी का दिल भी वापस नहीं जुड़ेगा, जिसे उसके सो कॉल्ड डैडा ने तोड़ा है। आश्वा ने उसके आंखों से बहते आंसू साफ किए और उनकी तरफ देखकर अपनी उदासी भरी आवाज में बोला, आप लोगों को पता है, जब उसे उसके पेरेंट्स, स्पेशली उसके डैड की सच्चाई पता चली, तब से उसके दिल में एक डर था। उसकी ये बात सुनकर वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और तभी कबीर ने अपने बेटे की तरफ देखकर उससे पूछा, क अंडरस्को कैसा डर। तभी आश्वा ने अपने हाथों को आपस में उलझा दिया ताकि वो खुद की घबराहट को कंट्रोल कर सके और फिर वो उन लोगों की तरफ देखकर उन्हें जवाब देते हुए बोला, यही कि हो ना हो उसके डैडा उसकी मम्मा की वजह से उससे दूर चले जाएंगे एंड सी हर डेस्टिनी। आज वही हुआ। एक छोटे से ट्रैप की वजह से कैसे उसके डैड ने उसे गलत समझ लिया और उस पर ब्लेम भी लगा दिया। उसकी बात सुनते ही सब पूरे के पूरे शॉक्ड हुए, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि मन्नत के दिमाग में ये सब था और आज देखो वो सब कुछ सच भी हो चुका था। अब उन लोगों को उस बच्ची के लिए सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे।
सिवाय उसके साथ खड़े रहकर उसका ख्याल रखने के। तभी आश्वर ने एक लंबी सांस भरी और आगे उनसे बोला, आई नो कि ही लव तानिया आंटी सो मच, पर मन्नत का क्या। एकदम से वो सब उनकी आंखों के आगे होने से उन्हें गुस्सा आया। इनफैक्ट किसी को भी आता, लेकिन एक कॉमन सेंस होता है यार। एक बच्ची, वो भी वो बच्ची जो अपनी मम्मा के लिए यहाँ आई, वो अपनी मम्मा की जान क्यों लेगी। अभी विहान ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा और वो उसके पास आकर बैठा। विहान ने आश्वा के कंधे पर हाथ रखकर उसके कंधे को बहुत ही धीरे से प्रेस किया, जिसकी वजह से आश्वा ने उसकी तरफ देखा। वैसे उन दोनों में ज्यादा बनती नहीं थी, पर आज वो दोनों साथ में बैठे थे और एक दूसरे का दर्द और तकलीफ बांट रहे थे। विहान अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे बोला, ये उन लोगों को सोचना चाहिए था आशु, पर कहते हैं ना कि गुस्सा इंसान के सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। वैसे कबीर खुद भी विहान की इस बात से सहमत होकर उन लोगों से अपनी अनोइंग आवाज में बोला, वैसे भी मान का दिमाग हमेशा गर्म रहता है, तो उसकी तरफ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे कबीर की इस बात से वहां मौजूद हर कोई सहमत था। रहेजा मेंशन इस वक्त पूरी कपूर फैमिली मल्होत्रा फैमिली के साथ रहेजा फैमिली के आगे खड़ी थी और आश्वा एक सोफे पर बैठा हुआ था। आश्वा के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था और उतना ही गुस्सा रहेजा फैमिली के हर मेंबर के चेहरे पर दिख रहा था, फिर वो लेडीज हो या जेंट्स। यहां तक कि छोटा सा अनय भी गुस्से की वजह से लाल हो गया था। सिया ने उसे वहां से लेकर जाने की कोशिश की, पर वो जाने के लिए तैयार ही नहीं था और रोने लगा। इसी वजह से सिया ने ना चाहते हुए भी उसे वहां रुकने दिया। अब उसे इतना नहीं पता था कि वो गुस्सा क्यों है, पर हाँ, उसकी फैमिली में सब लोग गुस्सा थे, तो इसकी वजह से वो भी गुस्सा हो गया। अब छोटे से बच्चे को क्या समझ में आएगा। वैसे सिया को उसके बेटे की चिंता हो रही थी और उसे पता था कि उसका बेटा कितना ज्यादा जिद्दी है। इसी वजह से वो कनिका की तरफ देखकर धीरे से उससे बोली, कनिका तुम ना इसे गार्डन में लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ पर वायलेंस होगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे छोटे से बच्चे पर इसका बुरा इफेक्ट पड़े। यू नो ना कि रहेजा मेंस गुस्से में किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ पर उनके आगे उनके दुश्मन खड़े हैं और ऐसे में हो सकता है कि यहाँ खून खराबा हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरा अनय ये सब देखे। प्लीज यहाँ से लेकर जाओ अनय को। उसकी बात सुनकर कनिका ने अपना सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, डोंट वरी भाभी, आप अनय की टेंशन मत लो, मैं उसको लेकर जाती हूँ। कनिका अनय के पास आई और उसके गालों पर किस करते हुए अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उससे बोली, अनय चलो बेबी, हम झूला झूलते हैं, और वैसे भी चाची ने आपके लिए एक स्पेशल टॉय अरेंज किया है, आपको देखना नहीं है। ये सुनते ही अनय की आंखें शाइन करने लगी और वो खुश होते हुए बोला, हाँ देखना है, आप चलो, मैं चल रहा हूं आपके साथ। इसी के साथ कनिका अनय को लेकर वहां से चली गई, जिसे देखकर सिया और साथ ही साथ पूरी रहेजा फैमिली ने चैन की सांस ली। तभी आश्वा पूरी कपूर और मल्होत्रा फैमिली को झटका देते हुए उनसे बोला, आप लोग मेरे आगे कितने ही हाथ पैर क्यों ना जोड़े, मैं आपको मेरी परी के पास नहीं जाने दूंगा। उसकी ये बात सुनते ही राघव आश्वा की तरफ देखकर अपनी थोड़ी गुस्से भरी आवाज में उससे बोले, क्यों, वो हमारी भी बेटी है अंडरस्को। आश्वा ने उन्हें उनकी बात पूरी करने का मौका भी नहीं दिया और अपनी जगह पर से उठकर अपनी सर्द आवाज में उनसे बोला, आपको याद आया कि वो आपकी भी बेटी है, तब ये भूल गए थे जब इस इंसान ने उसे जाने के लिए बोला। वैसे आश्वा का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था और उसका गुस्सा अब इन लोगों पर ही फटने वाला था, क्योंकि मन्नत उसकी कमजोरी थी और इन लोगों ने अनजाने में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर ही अटैक किया था, जो वो कभी बर्दाश्त नहीं करता। आश्वा उन सब की तरफ देखकर उन सब पर भड़कते हुए बोला, अरे थोड़ा भी आइडिया है आपको कि घर की मेन गेट से निकलते ही उस बच्ची के साथ क्या हुआ, कुछ पता है। तभी मयंक आश्वा की तरफ देखकर उससे बोले, हाँ वो रोहन शाह उसे लेकर गया था अंडरस्को। अगले ही पल आश्वा उन सबको एक जोरदार झटका देकर उनके पैरों तले की जमीन खींचते हुए बोला, वो उसे लेकर गया और उस वैन में वो मेरी उस मासूम सी जान के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे अंडरस्को फोर्स करने की कोशिश कर रहा था। वैसे ये बात बोलने में उसे खुद भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, पर उसे उन लोगों का सच से सामना तो करवाना ही था। वही जब तानिया ने ये बात सुनी, वो अपने पैरों पर लड़खड़ा गई, जिसे देखकर समीक्षा और अविका उसकी तरफ आए। तानिया अंडरस्को। यही हाल कपूर मेंस और मल्होत्रा मेंस का भी था, वो खुद पूरी तरह से सुन्न हो गए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो कुछ भी सुना है, क्या वो सच था। क्या सच में रोहन शाह ने छोटी सी मन्नत के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने की कोशिश की थी। अब मान को उसका गिल्ट खा रहा था और उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे।
तभी आश्वर ने एक नज़र कबीर और कुशल की तरफ देखा और फिर वापस उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अगर मेरे डैड और भाई वहां से नहीं गुजरते और वो सही वक्त पर परी को नहीं बचाते ना, तो आज आप लोगों की वजह से उस बच्ची को कितनी बड़ी सजा मिलती और उसके दिल पर क्या बीतती, कोई खबर है आपको? मोक्ष गुस्से की वजह से तमतमाते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, रोहन शाह, मैं उस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा अंडरस्को। उसकी ये बात सुनकर आश्वा और उसके भाइयों ने अपना मुंह बना लिया और कबीर तो बस उन लोगों को अपनी सर्द नजरों से देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो लोग उनकी प्रॉपर्टी पर खड़े थे। वो जल्द से जल्द उन लोगों को यहां से रफा दफा करना चाहते थे। वैसे भी कबीर रहेजा सबसे ज्यादा नफरत तो कपूर से ही करते थे। तभी आश्व मोक्ष की तरफ देखकर अपनी आंखों को रोल करते हुए बोला, तेरे मारने के लिए वो जिंदा तो होना चाहिए ना। डैड की सबसे पहली बुलेट उसके ब्रेन में ही गई। अब आश्वा ने मान की तरफ देखा, जो पूरी तरह से सुन्न होकर वहां खड़ा था और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। वो अपना सिर ऊंचा उठाए ऐसा कोई काम उसने नहीं किया था। अब उसे अपना सिर ऊंचा उठाने में भी शर्म आ रही थी। आश्वा मान की तरफ आया और उसने अपने हाथों को अपने सीने के पास फोल्ड कर दिया। वो अपनी बेहद ही सर्द और गुस्से भरी आवाज में मान से बोला, कल रात को इतना कुछ होने के बाद आपको ये भी समझ नहीं आया मिस्टर कपूर की परी ने जो किया उसके पीछे कोई वजह हो सकती है। अरे सीधे सीधे उस बच्ची को ब्लेम कर दिया, पर यह नहीं सोचा कि आपके ब्लेम का उसके दिल पर क्या असर होगा। आश्वा ने गुस्से की वजह से अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और अपनी खुन्नस भरी लाल नजरों से उसे देखते हुए बोला, आपने उसका दिल तोड़ दिया और मेरी परी उसका दिल तोड़ने वाले को माफ नहीं करती, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मान कपूर है या फिर आश्वा रहेजा। आश्वा इतना ज्यादा गुस्सा था कि गुस्से की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और साथ ही साथ उसकी पूरी बॉडी पसीने से तर हो चुकी थी, पर फिर भी उसका गुस्सा कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसी के चलते उसने फिर एक बार चेयर को किक किया और गुस्से में कांपते हुए बोला, अब ना ही वो आपको इतनी आसानी से माफ करेगी और ना ही मैं करूंगा। आज आप लोग यहाँ आ तो गए, पर अच्छा होगा कि दोबारा यहाँ ना आए। आपको मैं मन्नत से मिलने की परमिशन नहीं दे सकता, आप लोग जा सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर राघव उस पर भड़कते हुए बोले, तू हमें रोकने वाला होता कौन है? इससे पहले आश्वा कुछ बोलता, कबीर आगे आए और राघव के आगे खड़े होकर उनकी आंखों में देखकर अपनी सर्द आवाज में उनसे बोले, रोक सकता है, वो तुम लोगों को रोक सकता है, और भूल मत राघव कि अभी तू यहाँ मेरे घर में खड़ा है जहां से मैं तुम लोगों को धक्के मारकर बाहर फेंकवा सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अचानक से कबीर के होठों पर बिल्कुल छोटी सी स्माइल आई और वो अपनी हल्की सी सॉफ्ट आवाज में बोले, उस बच्ची ने मेरी जान बचाई और अनफॉर्चुनेटली तुम लोग उसकी फैमिली हो, इसीलिए मैं तुम लोगों को सीधे बोल रहा हूं, निकलो यहां से, मुझे मेरे गार्ड्स को बुलाने पर मजबूर मत करो। अब अयान उस पर अपनी आवाज चढ़ाते हुए बोले, हम नहीं जाएंगे, और तू आश्वा, तू किस हक से उसे यहाँ रोक रहा है? तू सिर्फ प्यार करता है उससे, वो तेरी कोई बीवी नहीं है जो तू उस पर अपना हक जमा रहा है। उनकी बात सुनकर आश्वा ने अपना सिर हिलाया और फिर उन्हें देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, मन्नत मेरी बीवी है और मेरा उस पर हक है अंडरस्को। अब ऋषभ आश्वा के आगे आया और उसकी इस बात पर अपनी आंखों को रोल करते हुए अपनी अनइंटरेस्टेड आवाज में आश्वा से बोला, ओह प्लीज स्टॉप यूवर दिस हक ड्रामा और हमें हमारी मन्नत वापस द अंडरस्को। अब आश्वा ने भी अपने हाथों को अपने सीने के पास बांध लिया और अपनी अथॉरिटेटिव आवाज में ऋषभ से बोला, मन्नत तक पहुंचने से पहले मुझसे होकर जाओ। वैसे ऋषभ, मान और आश्वा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे और उन तीनों की ही एनर्जी और वाइब्स एक जैसी थी। तीनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक थे और गुस्सा भी उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। इसी वजह से अभी उन लोगों को डर लग रहा था कि कहीं आश्वा और ऋषभ में कोई ऐसी बहस ना हो जाए जिसकी कीमत मन्नत को चुकानी पड़े। मान तो चुप था, मान गिल्ट की वजह से अंदर ही अंदर तड़प रहा था, पर ऋषभ पूरी तरह से बौखला गया था। वही आश्वा तो पहले से ही गुस्से में था, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। अब कभी भी वो एक दूसरे से टकराकर ब्लास्ट हो सकते थे, जिसका डर अभी उन सभी को था। जैसे ही ऋषभ ने आश्वा की बात सुनी, वो गुस्से की वजह से उस पर फट पड़ते हुए बोला, तू अंडरस्को। तभी राज जी ने अपने बड़े पोते को रोक लिया और फिर अपने सबसे छोटे बेटे की तरफ देखकर अपने बड़े पोते से बोले, ऋषु रुक, क्या कर रहा है तू? तेरे चाचू ने गलती की और तू ये सब करके उसे बढ़ावा दे रहा है। तभी ऋषभ आश्वा को घूरते हुए अपने दादू से बोला, आपने सुना नहीं दादू, ये लड़का क्या बकवास कर रहा है? ये होता कौन है हमसे हमारी बच्ची को दूर करने वाला?
आश्व को उन लोगों की बकवास सुनने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसके लिए अभी उसकी मन्नत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसी वजह से वो उन लोगों को वहां ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी उसने अपनी ऊंची आवाज में उसके गार्ड्स को आवाज लगाई, गार्ड्स अंडरस्कोर गार्ड्स। आश्व की आवाज बाहर तक गूंज रही थी, जिसे सुनकर उसके गार्ड्स अंदर आए और उसके आगे अपना सिर झुकाकर खड़े होते हुए बोले, ज अंडरस्कोर जी सर। आश्व पूरी मल्होत्रा और कपूर फैमिली की तरफ देखकर अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, थ्रो देम आउट, अगर कोई जाने से मना करे तो घसीट कर लेकर जाओ। उन लोगों ने उनका सिर हिलाया, पर तभी तानिया आश्व की तरफ आई और सीधे उसके पैरों में गिरकर उसके आगे तानिया ने अपने हाथ जोड़ लिए। उसे ऐसे देखकर वो लोग घबरा गए और समीक्षा अविका और प्रीत के साथ तानिया की तरफ आते हुए बोली, तानिया अंडरस्को। तानिया ने आश्व की तरफ देखा और उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज एक बार मुझे मेरी बच्ची से मिलने दो आश्व। आई प्रॉमिस मैं उसे एक नजर देखकर वापस आ जाऊंगी, प्लीज लेट मी गो अंडरस्को। वैसे आश्व को बुरा लग रहा था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसमें तानिया की गलती नहीं थी, पर फिर भी वो तानिया को उन लोगों की वजह से मन्नत से दूर रख रहा था। तभी शिखा तानिया की तरफ आई और उन्होंने तानिया को कंधे से पकड़ा और धीरे से उन्हें उठाकर बोली, तानिया उठो। शिखा ने अपने बेटे की तरफ देखा और उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हुए बोली, आशु जाने दो इसे, ये मन्नत की माँ है और मैं इसके दर्द को समझ सकती हूँ। वैसे आश्व का मन नहीं था, लेकिन तभी शिखा के साथ साथ सिया भी अपने छोटे देवर की तरफ देखकर उस रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आश्व जाने दो प्लीज। अब वो अपनी फैमिली की लेडीज को कैसे मना करता। इसी वजह से उसने अपना सिर हिलाया और तानिया की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, ओके चलिए। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा, तभी तानिया के साथ साथ वो सब लोग उसके पीछे आने लगे, जिसे देखकर वो अपनी जगह पर रुक गया। आश्व उन लोगों की तरफ, स्पेशली मल्होत्रा मेंस और कपूर मेंस की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में उनसे बोला, मैंने सबको चलने के लिए नहीं बोला, सिर्फ लेडीज चलेगी। अगर कोई आदमी दिखा तो वही उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, फिर वो चाहे मुझसे छोटा हो या बड़ा, आई डोंट केयर। आश्व का रूम जैसे ही आश्व उन सभी लेडीज के साथ उसके रूम में आया, उसके साथ साथ उन सबने वहां एक बहुत ही भयानक सीन देखा। अभी मन्नत बेड पर बहुत बुरी तरीके से कसमसा रही थी। वो अभी भी नींद में थी, पर वो तेजी से अपने हाथ पैर झटक रही थी और उसके माथे पर काफी पसीना जम गया था। उसे ऐसे देखकर वो सब घबरा गए। तभी उन लोगों ने मन्नत की बेबसी भरी आवाज सुनी, जो मन्नत रोते हुए अपनी गहरी नींद में बोल रही थी, न अंडरस्को नो, छोड़ो मुझे, इट्स ब अंडरस्को बैड टच, छोड़ो व अंडरस्को वीर, मम्मा डैडा बचाओ अंडरस्को। जैसे ही आश्व ने उसकी बात सुनी, वो समझ गया कि मन्नत को उस हादसे की वजह से बहुत बुरे पैनिक अटैक्स आने लगे थे। ये देखकर ही आश्व भागते हुए मन्नत की तरफ आया और उसके पास बैठ गया। उसने मन्नत को अपनी बाहों में लिया और फिर उसके गालों को थपथपाकर अपनी चिंता भरी डरी हुई आवाज में उससे बोला, परी आंखें खोलिए बेटा, आप अभी सेफ हो और वीर के पास हो, ये सिर्फ आपका बुरा सपना है, गेट अप बच्चे। वो मन्नत को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर मन्नत आंखें नहीं खोल रही थी। वो आश्व की बाहों में से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वैसे अभी वहां सेजल और आराध्या भी थे और मन्नत को ऐसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी सेजल अपनी घबराई हुई आवाज में उनसे बोली, ये इतनी पसीना पसीना क्यों हो रही है अंडरस्को। इस पर आश्व अपनी प्लेन पर चिंता भरी आवाज में उसे जवाब देते हुए बोला, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वो इसे परेशान कर रहा है, इट्स पैनिक अटैक। तानिया समीक्षा की बाहों में रो रही थी और समीक्षा खुद रो रही थी, लेकिन वो तानिया को शांत करने की कोशिश भी कर रही थी। बाकी सबका भी वही हाल था, यहाँ तक कि शिखा और सिया की आंखों में भी आंसू आ गए थे और वो भी मन्नत की हालत पर रो रही थी। आश्व ने मन्नत की आंखों पर हल्के से पानी के छींटे मारे ताकि वो अपनी आंखें खोले। आश्व फिर से उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोला, परी आप मेरी बात सुन रहे हो। ब्रेथ परी, आई एम हियर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।